ज़ीशान ने आज फिर नैनद में चीखना शुरू कर दिया, खून खून, अम्मी मुझे बचाओ, खून। उसी के पहुंचने से पहले हमारा परेडा अगर आठ बेटा। उसी आदमी रात के वक्त ज़ीशान के पास दौड़ी चली आई। ज़ीशान बेहतर पर परेशान हाल बेटा था। इसकी आंखों में अभी तक खौफ झलक रहा था। अम्मी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो घबरा कर हो गईं। उनका हाथ पीने से तर हो गया थे। ऐशान की चीखों की आवाज में सुनकर उसके अब्बू भी कमरे में पहुंच गए। क्या हवा ज़ीशान बे? इन्होंने ज़ीशान की चारपाई पर बैठते हुए प्यार से पूछा। अब्बू अब्बू, वाओ, खून, हर तरफ खून था। अब्बू, ज़ीशान ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। बेटा, तुमने फिर कोई डरावना ख्वाब देखा है? अब्बू ने प्यार से ज़ीशान के सर पर हाथ रखा। आओ बेटा, तुम मेरे पास सो जाओ, फिर डर नहीं लगेगा। अम्मी ने ज़ीशान को बिस्तर से उठते हुए कहा। ज़ीशान इसके साथ उनके बिस्तर पर चला तो किया, लेकिन अब उसके लिए सोना मुश्किल हो रहा था। उसे डर था कि फिर वही मंजर दोबारा ख्वाब में ना आ जाए। सुबह नाश्ते की मेज पर बैठते ही अब्बू की नज़रें ज़ीशान पर पड़ी तो वो परेशान हो गए। उसकी आंखें सूख हो रही थीं। वो समझ गए कि ज़ीशान ख्वाब के बाद रात को सो नहीं सका। आज ये वाकया दूसरी मर्तबा रौनमा हुआ था। उससे पहले गुज़श्ता इतवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नाश्ते के बाद ज़ीशान लिबास तब्दील करने चला गया तो अब्बू ने अम्मी को मुखातब किया। दूसरी मर्तबा ज़ीशान के साथ ऐसा हुआ है? जी हाँ, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अम्मी ने परेशानी के आलम में कहा। अगले 2 दिन खैरियत से गुजर गए और दोबारा से जिंदगी मामूल पर आ गई। अम्मी और अब्बू भी खुश थे कि ज़ीशान का खूनी ख्वाब से पीछा छूट गया है। ज़ीशान 8वीं जमात का तालिब इल्म था। वो अपनी जमात के मेहनती और लायक तलबा में शुमार होने की वजह से मॉनिटर भी था। असातिज़ा और हम जमात भी ज़ीशान की तारीफ़ें करते थे। उसने अपने खुई ख्वाब का जिक्र किसी से नहीं किया। यही वजह थी कि हफ्ते की शाम वो स्कूल से खुश खुश वापस घर आया। छुट्टी का दिन उसके लिए बहुत खुशगवार होता था। वो अपने अब्बू अम्मी के साथ पार्क में सैर के लिए जाता, जहां रंग रंग के फूल खिले होते। ज़ीशान को फूल शुरू ही से बहुत पसंद थे और वो अपनी पसंद की चीज़ हासिल किए बगैर कभी न रहता। दिसंबर 25 को यौम कायद आज़म की वजह से आमततील थी। सुबह सुबह ज़ीशान के मामू अपने बच्चों के साथ उनके घर आ गए। छुट्टी के दिन अक्सर उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। ही ज़ीशान का मामू ज़ाद भाई फ़िरेम नज़र याइस का हम उम्र था। सबने घर के करीब एक पार्क में जाने का फैसला किया। आज पार्क को बरक़े कमक़ों से सजाया गया था। सफाई का उम्दा इंतज़ाम था। हर तरफ चहल पहल थी। पहले तो सबने पार्क की खूब मीर की। इन्होंने दस्तरखान बिछाया। खाने के बाद अभी सब बैठे ही थे कि ज़ीशान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अपनी पसंद के फूल तोड़े लाऊं। अम्मी ने हमेशा की तरह उसे मना किया, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ देर बाद ज़ीशान दोनों हाथों में रंग रंग के फूल खट्टे किए एक तरफ से नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर खुशी की लहरें रवां थीं। मामू ने उसे डांटते हुए कहा, तुम इतने सारे फूलों का क्या करोगे? मैं इन्हें अपने कमरे में सजाऊंगा। ज़ीशान ने फूलों की तरफ देखकर खुश होते हुए कहा। अभी वो उठने ही वाले थे कि पार्क के माली बाबा उनके सर पर आ पहुंचे। आपके बच्चे ने फूल तोड़े कर पौधों का सत्यानाश कर दिया है। मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा। अब जवाब दो, मामू ने ज़ीशान को मुखातब करते हुए कहा। ज़ीशान का खौफ के मारे बुरा हाल था। उसकी ज़बान गिंगा हो चुकी थी। अब मुआफ़ कर दें, आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। ज़ीशान के अब्बू ने माजरत करते हुए कहा, साहब, इसने तो पौधों की शाखें तक तोड़े दी हैं। ये कहकर माली बाबा कुछ बड़बड़ाते हुए एक तरफ को चल दिए। घर आकर ज़ीशान ने फूलों को अपने कमरे में सजा दिया और बड़ी महुयत से इन्हें देखने लगा। जल्द ही सब सो गए। आदमी रात के वक्त फिर वही हुआ। ज़ीशान की जीतें सुनकर अम्मी और अब्बू दौड़े चले आए। ज़ीशान की हालत नरमी हो रही थी। अम्मी, खून, हर तरफ खून है। अम्मी, मुझे बचाएं। ज़ीशान ने रो देने वाले लहजे में कहा। वाओ, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? उसी ने फौरन इसका सर अपनी गोद में रखते हुए प्यार से कहा। अम्मी, वो खौफ से कांप रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी।
اگلے روز ابو دفتر روانہ ہوئے تو ان کی طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ ذیشان کے خونی خواب نے ان کو پریشان کر رکھا تھا۔ دفتر پہنچ کر انہوں نے اس خواب کا تذکرہ پہلی مرتبہ اپنے دوست زاہد صاحب سے کیا۔ انہوں نے خواب کا پورا واقعہ سنا اور یہ رسنا اور یہ کہ کر تسلی دی کہ وہ اپنی مسجد کے پیش امام سے بات کریں گے۔ 2 روز بعد دفتر میں زاہد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خونی خواب کے بارے میں پیش امام صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ ہفتے کی شام میرے ساتھ ان کے پاس چلیں گے۔ گھر آ کر ابو نے ساری بات ذیشان اور اس کی امی کو بتا دی۔ ہفتے کی شام ذیشان اور اس کے ابو زاہد صاحب کے ساتھ کار میں امام صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذیشان اور اس کے ابو کو اس وقت حیرت ہوئی جب زاہد صاحب نے کار پارک کے سامنے جا کر روکی۔ وہ کار سے اتر کر پارک کے ایک جانب بنے ہوئے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کے زاہد صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو ذیشان اور اس کے ابو کو ایک بار پھر حیران ہونا پڑا۔ ان کے سامنے مالی بابا کھڑے تھے۔ یہی ہماری مسجد کے پیش امام ہیں۔ زاہد صاحب نے سلام کے بعد تعارف کرایا۔ آؤ بیٹا، آ جاؤ، انہوں نے دروازہ پوری طرح کھولتے ہوئے کہا۔ یہ تینوں اندر چلے گئے۔ مالی بابا نے ذیشان اور اس کے ابو کو شاید نہیں پہچانا تھا۔ ذیشان کے ابو نے خونی خواب کے بارے میں سارا قصہ کے ڈالا۔ قصہ سن کر مالی بابا نے غور سے ذیشان کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے ذیشان کو پہچان لیا اور بولے، بیٹا جی، میں سب سمجھ گیا ہوں، لیکن اس میں قصور بچے کے ساتھ آپ کا بھی ہے۔ آپ نے بھی ایسے نہیں پوچھا کہ تم اتنے سارے پھول کہاں سے لاتے ہو؟ ذیشان کے ابو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مالی بابا دجی سے لیجے میں بولے، یا روزی روٹی کے لیے میں اس پارک میں مالی کا کام کرتا ہوں۔ 2 مہینوں سے کوئی پھولوں کے سارے پودے توڑے دیتا تھا۔ پہلے تو میں درگزر کرتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ تمی الفتح پہلے میں نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی کہ جو بھی ان پودوں کا خون کرتا ہے وہ بھی خون ہی دیکھے۔ ذیشان کے ابو ساری بات سمجھ گئے۔ انہوں نے مالی بابا سے معذرت کی۔ مالی بابا ذیشان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا، پودے اور درخت بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور زمین سے غذا لیتے ہیں۔ وہ ہماری طرح صرف چل پھر نہیں سکتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کا خون کریں۔ ذیشان بہت شرمندہ تھا۔ اس نے مالی بابا سے معافی مانگتے ہوئے کہا، بابا جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی سائنس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ درخت جاندار ہوتے ہیں۔ آج میں اس کا مطلب پوری طرح سمجھ گیا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آئندہ پودوں کا خون نہیں کروں گا بلکہ ان کی حفاظت کروں گا۔ مالی بابا بہت خوش ہوئے اور ایشان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے شاباشی دی۔ اس کے بعد ذیشان کو خونی خواب نے بھی تنگ نہیں کیا۔